नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, अपनी एक सीरीज चल रही है नो योर एग्जाम के नाम से, और उसी में ही आज अपन जिस भर्ती के बारे में चर्चा करने वाले हैं वह रहने वाली है लैब असिस्टेंट की भर्ती, यानी कि प्रयोगशाला सहायक की भर्ती। आप सभी ने देखा होगा कि 2016 के अंदर ये भर्ती आती है, 2018 में ये भर्ती आती है, 2021 में ये भर्ती आती है, जो 22 के अंदर आती है बेसिकली, और अभी वापस एक बार फिर से जो है वह लैब असिस्टेंट की भर्ती आने वाली है। लेकिन लैब असिस्टेंट बनने के लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, यानी कि इसमें क्या योग्यता होती है, किस प्रकार से इसमें चयन होता है, क्या क्या इसमें पद होते हैं और किस प्रकार से इसके अंदर वेतन मिलता है, साथ साथ में अन्य चीज़ें अपन जानेंगे जिसके अंदर परीक्षा का पैटर्न क्या रहता है, सिलेबस क्या रहता है, ओल्ड कट ऑफ का अपन एनालिसिस करने वाले हैं। तो चूंकि यहाँ पर लैब असिस्टेंट आज से पहले, यानी कि जो पिछली वाली भर्ती थी 2022 वाली, उस भर्ती से पहले लैब असिस्टेंट केवल और केवल माध्यमिक जो शिक्षा विभाग है उसी के लिए ही जो है वह आपके आती थी पद, जिसके अंदर आपने अगर देखा हो तो 11-12 के अंदर जो लैब असिस्टेंट या प्रयोगशाला सहायक होते थे वो होते थे। लेकिन अभी जो है वह पिछली भर्ती से इसके अंदर भूगोल के लिए, स्पेशली ज्योग्राफी के लिए लैब असिस्टेंट अलग से पद दिए गए थे, होम साइंस के लिए अलग से पद दिए गए थे, और साथ साथ में जो आपके एक प्रकार से जो जनरल लैब असिस्टेंट है उनके लिए भी कॉलेज शिक्षा के लिए अलग थे, माध्यमिक शिक्षा के लिए अलग थे। तो वो अपन देखने वाले हैं। तो यहाँ पर अपन इस वीडियो के माध्यम से अपन जानेंगे कि लैब असिस्टेंट के अंदर हमें कौन कौन से पद जो है वह देखने को मिलते हैं, साथ साथ में हमारा जो है वह इसमें वेतन या सैलरी क्या क्या रहने वाली होती है, योग्यता क्या है, यानी कि कौन बच्चा इसको भर सकता है, क्या आर्ट्स वाले इसको भर सकते हैं या केवल साइंस वाले ही भर सकते हैं, या फिर 12th के बाद में भर सकते हैं, या फिर ग्रेजुएशन के बाद भर सकते हैं। तो ये इसके अंदर योग्यता अपन देखेंगे कौन कौन सी होती है। फिर आती है चयन की प्रक्रिया, यानी कि आपको लैब असिस्टेंट बनने के लिए कौन कौन से प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। उसके बाद में अगला प्रश्न रहेगा परीक्षा का पैटर्न, यानी कि पेपर जो है वह कितने होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं कि या फिर सब्जेक्टिव होते हैं, कितने नंबर का होता है, वो सारा का सारा अपन इसमें देखेंगे। साथ साथ में अपन देखेंगे सिलेबस के ऊपर चर्चा, तीनों के लिए देखेंगे, साइंस के लिए, होम साइंस के लिए और ज्योग्राफी के लिए, तीनों पदों के लिए अपन सिलेबस देखने वाले हैं। और इसके साथ में जो पिछली वाली भर्ती थी अभी जस्ट वाली, उसकी जो कट ऑफ क्या रही थी, उस कट ऑफ के बारे में भी अपन चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आपको लैब असिस्टेंट की तैयारी करनी है, अगर आपको प्रयोगशाला सहायक यदि बनना है, तो उसके लिए यह वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ऐसे कई सारे बच्चे हैं जो अभी केवल 12th पास कर करके आए हैं, और उन बच्चों के लिए यह वैकेंसी मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी है, क्योंकि इसमें ज़्यादा आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जो चीज़ आप 11-12 में पढ़ के आते हैं वही आपके सिलेबस के अंदर देखने को मिलती है। अभी अपन बात करेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि सीधे के सीधे जो 11-12 क्लास के जो चैप्टर होते हैं केमिस्ट्री, फिजिक्स के, बायोलॉजी के, उनको सीधा का सीधा सिलेबस में लिखा हुआ है। इसलिए जो बच्चा अभी अभी 12th पास करके आया है उसके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट भर्ती रहने वाली है। देखिए, लैब असिस्टेंट, सबसे पहला प्रश्न अपना वही रहता है कि लैब असिस्टेंट जो है यह करवाता कौन है। तो राजस्थान के अंदर एक अधीनस्थ बोर्ड है जो कि लेवल 10 तक की भर्तियों को कंडक्ट करवाता है, और उसी में ही जो है वह लैब असिस्टेंट को करवाई जाती है अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा। सबसे पहला प्रश्न आपका आता है कि इसमें पद कौन कौन से होते हैं और इसमें वेतनमान क्या होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पिछली जो भर्ती थी उसमें बहुत सारे पद अलग अलग दिए गए थे, साथ साथ में साइंस के लिए, ज्योग्राफी के लिए और होम साइंस के लिए अलग से पद जो है वह क्रिएट किए गए थे। उससे पहले जो भर्ती आती थी लैब असिस्टेंट की, 2 बार उससे पहले भर्ती आई थी, और उन भर्तियों के अंदर केवल साइंस के ही पद होते थे माध्यमिक शिक्षा के लिए, जिसके अंदर बेसिकली 11-12 के अंदर उनको रखा जाता था। वर्तमान समय में इसमें टोटल 7 प्रकार के पद है, जैसा कि आप सभी के सामने है। देखिए 7 पद कौन कौन से इसमें आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जब आप फॉर्म भरते हैं उस समय आपको इसमें बताया जाता है कि आप अगर इस, जैसे आपके अगर मान लीजिए अगर आप साइंस बैकग्राउंड से, तो अगर आप साइंस का फॉर्म भरेंगे तो आप इनके लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। इनका पेपर एक होता है, कट ऑफ अलग अलग जाती है। तो देखिए कौन कौन सा है। सबसे पहले जो इसमें पद आता है वह आता है आपके प्रयोगशाला सहायक विज्ञान विषय का आएगा। और प्रयोगशाला सहायक विज्ञान किसके लिए आएगा, माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए आएगा, जिसके अंदर आपको 11th और 12th क्लास जो होती है गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, वहां पर आपको प्रैक्टिकल करवाने के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए रखा जाता है। और पहला पद आता है प्रयोगशाला सहायक विज्ञान माध्यमिक शिक्षा विभाग का। दूसरा पद आपके आता है प्रयोगशाला सहायक विज्ञान, यानी कि उसी विज्ञान वाले पेपर को देकर आप माध्यमिक शिक्षा विभाग में भी जा सकते हैं, और साथ साथ में आप कृषि विभाग में भी जा सकते हैं। तो दूसरा पद उसी विज्ञान वालों के लिए आता है कृषि विभाग का, तो कृषि विभाग में भी आती है।
तीसरा इसमें पद आता है प्रयोगशाला सहायक विज्ञान। अगेन वही विज्ञान का एक ही पेपर आपको देना है, लेकिन उसी पेपर के माध्यम से आपको कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय भी मिल सकता है, यानी कि कॉलेज के अंदर भी लैब असिस्टेंट की अगर पोस्ट खाली है तो वहां के लिए भी जो है वह आपको यहाँ से ले लिया जाएगा। उसके बाद में चौथा इसमें पद आता है प्रयोगशाला सहायक विज्ञान, और यह आता है राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, यानी कि राजस्थान गवर्नमेंट जो है उसकी जो लॉ साइंस होती है उनके अंदर जो आपके लैब असिस्टेंट है उसके लिए इसको रखा जाता है। यानी कि 4 पद जो है वह किसके लिए है, विज्ञान के लिए है, यानी कि एक प्रकार से अगर अपन बात करें जिनके पास में साइंस है। चूंकि एक पद और आता है जिसके अंदर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यह तो प्रयोगशाला सहायक है किसके अंदर, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला के अंदर, जबकि एक कनिष्ठ के रूप में भी आपके पद आता है और यह भी विज्ञान विषय वालों के लिए ही होता है, और यह भी राज्य विधि विज्ञान जो प्रयोगशाला है उसके अंतर्गत लिया जाता है। यानी कि जो साइंस बैकग्राउंड के हैं जिनके पास में 11th-12th के अंदर पीसीएम या फिर पीसीबी यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स अगर उनके पास में रही है तो ऐसे बच्चों के लिए 5 प्रकार के पद एक ही पेपर के माध्यम से आपको मिलेंगे, जिसमें अलग अलग कट ऑफ जाती है। माध्यमिक शिक्षा विभाग है, कृषि विभाग है, कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय है, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला के अंदर एक प्रयोगशाला सहायक है और एक कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के रूप में आपके पद आते हैं। तो इस प्रकार से 5 पद इसके अंदर देखने को मिलते हैं। फिर 2 पद और अलग से आते हैं जो जैसा कि मैंने आपको बताया, एक आता है भूगोल विषय के लिए और एक पद जो है वह आता है आपके गृह विज्ञान के लिए। तो प्रयोगशाला सहायक भूगोल विषय कॉलेज शिक्षा के लिए ही लिया जाता है, कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय, और प्रयोगशाला सहायक गृह विज्ञान यह भी कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय के लिए आता है, यानी कि कॉलेज के लिए लिया जाता है। तो कहने का मतलब है कि वर्तमान समय में लैब असिस्टेंट में जो पिछली भर्ती के अंदर पद दिए गए थे उसमें साइंस के लिए, उसके अंदर जो है वह आपके ज्योग्राफी के लिए और उसमें आपके होम साइंस के लिए यानी कि गृह विज्ञान के लिए, इन 3 अगर ये 3 विषय अगर आपके पास में 12th क्लास में रही है, यानी कि होम साइंस या फिर आपके पास में साइंस रही हो, साइंस के अंदर चाहे बायोलॉजी हो चाहे मैथमेटिक्स हो, या फिर आपके पास में जो है वह ज्योग्राफी रही हो, तो इन 3 सब्जेक्ट अगर 12th में आपके पास में रही है तो आप इसका जो है वह फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होते हैं, यानी कि योग्य होते हैं। जिसमें आपको विज्ञान के लिए 5 अलग अलग जो है वह विभाग के अंदर पद मिलते हैं। एक जो है वो ज्योग्राफी के लिए आपके कॉलेज शिक्षा के लिए है और एक आपके होम साइंस के लिए भी कॉलेज शिक्षा के लिए आता है। तो इस प्रकार से ये इसमें पद रहते हैं। तो अभी अपन बात भी करेंगे जब मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा लास्ट में कि किस प्रकार से कट ऑफ रही थी, तो वह इन विभाग के हिसाब से मैं प्रत्येक की कट ऑफ बताऊंगा कि किसके लिए ज़्यादा गई थी किसके लिए कम गई थी। अगला प्रश्न आपका रहता है वेतनमान का, कि सर हमें लैब असिस्टेंट के अंदर कितना वेतन मिलता है, यानी कि इसके अंदर सैलरी क्या रहती है। तो अगर अपन सैलरी की बात करें तो 7वें वेतन आयोग के अनुसार इसमें जो आपको वेतन मिलता है वह मिलता है पे मैट्रिक्स लेवल जो है आपके 8 का जो है वह वेतन मिलता है। पुराने के हिसाब से अगर इसको देखना चाहो तो यह आपके हो जाता है 2800 ग्रेड पे। कितना ग्रेड पे होता है, 2800 ग्रेड पे होता है, 2800 ग्रेड पे होता है। पटवारी का ग्रेड पे कितना होता है, पटवारी का ग्रेड पे होता है 2400 ग्रेड पे। इसका कितना होता है, इसका होता है 2800 ग्रेड पे, यानी कि ग्रेड पे इसका ज़्यादा है। ये लेवल 8 की है, पटवारी लेवल 5 की आती है, और ग्राम सेवक जो है वह लेवल 5A की आती है। उसमें थोड़ा सा जो है वह 200-400 रुपये का फर्क होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता। तो कहने का मतलब ये हो गया कि आपके जो लैब असिस्टेंट की भर्ती है इसके अंदर वेतन जो है वह कौन सा मिलता है, लेवल 8 का या 2800 ग्रेड पे का मिलता है। कहने का मतलब ये हो गया कि 2 साल तक आपको लगभग 15,000 रुपये मिलने वाले होते हैं, 15-16 हज़ार के आसपास, और 2 साल के बाद में आपको लगभग 40,000 के आसपास इसमें सैलरी हो जाती है। और बहुत अच्छी पोस्ट है ये। अगर आपको आगे एग्जाम की तैयारी करनी है उसके लिए लैब असिस्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट भर्ती रहती है, क्योंकि आपको पूरे साल के अंदर लास्ट के 3-4 महीने मोस्टली काम होता है। बाकी अगर काम अगर पूरे साल भी हो तो 2-2, 3-3 घंटे का आपका काम रहता है। पूरे दिन आप अच्छे से जो है वह पढ़ाई कर सकते हैं स्कूल के अंदर या फिर जहाँ पर भी रहे, तो अपनी तैयारी जो है उसको आप कंटिन्यू रख सकते हैं। ठीक है, ये आपके इसके अंतर्गत आ जाता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है, यहाँ पर एक पद जो है वह आपके सामने मैंने बताया था कि विज्ञान के अंदर जो कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक है जो राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला में रहेंगे, इन कनिष्ठ की, केवल इस कनिष्ठ की जो आपके सैलरी है, केवल कनिष्ठ वाला जो है इसका वेतन जो है वह लेवल आपके 5 का होता है, यानी कि पटवारी के बराबर होता है कनिष्ठ वाले का, और बाकी सभी का जो वेतन है वह आपके 8 का होता है। तो 2 चीज़ें इसमें, 2 प्रकार के वेतन हो गए, यानी कि जो कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक है विज्ञान वाला उसके लिए वेतन आपके लेवल 5 का होगा, और बाकी जितने के जितने प्रयोगशाला सहायक है उन सभी का वेतन जो है वह लेवल 8 का रहेगा। लेवल 5 के अंदर जो है फिर ग्रेड पे आपका घट जाता है, और 2400 ग्रेड पे जो है वह आपका इसके अंदर देखने को मिलता है। 2400 ग्रेड पे जो है वह आपका हो जाता है फिर। ठीक है, ये आपको इसमें देखने को मिलेगा।
तो ये आपके वेतन की बात हो गई। इसके अंदर भाई वेतन हमारे क्या क्या रहने वाला है, तो ये आपके पहला प्रश्न हो जाता है। दूसरा प्रश्न आपका आता है चयन की प्रक्रिया, यानी कि अगर आपको लैब असिस्टेंट बनना है तो कौन कौन से हमें स्टेप से गुजरना पड़ेगा। तो इसमें सिंगल एक स्टेप होता है और कुछ नहीं है, यानी कि पहला इसमें स्टेप होता है जिसके अंदर आपके लिखित परीक्षा होती है। लिखित परीक्षा भी किस प्रकार की होती है, ऑब्जेक्टिव टाइप की होती है, ऑब्जेक्टिव टाइप की होती है, यानी कि जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप की होती है, जिसके अंदर आपके क्या होता है, ओएमआर बेस जो है वह आपके पेपर भरवाए जाते हैं, ठीक है ना। ये इसके अंतर्गत आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अब पेपर कितने नंबर का होता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, वो इन पदों के हिसाब से अलग अलग होते हैं, इसलिए उनको अपन आगे जो है वो चर्चा करने वाले हैं। दूसरा काम इसमें लिखित परीक्षा के बाद में जो है वह आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का हो जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फाइनल सिलेक्शन के बाद में होता है। 2 गुना के अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर 1 गुना के लिए आपको ले लिया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें स्टेप की अगर अपन बात करें तो सिंगल स्टेप है, कोई फिजिकल जैसी कोई चीज़ नहीं है, कोई प्रैक्टिकल आपसे नहीं करवाने वाला, ना ही आपका कोई इंटरव्यू होने वाला है। केवल क्या होगा, एक लिखित परीक्षा होगी और उसके अलावा कुछ भी इसमें नहीं रहने वाला है। तो ये चयन की प्रक्रिया आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी। अगला प्रश्न आता है योग्यता, जो आप सभी का प्रश्न होगा कि हम इस फॉर्म को हम जो है वह क्या भर सकते हैं या फिर नहीं भर सकते हैं। तो कौन कौन फॉर्म इसको भर सकता है, तो ध्यान देना है, एक एक मैं चीजें बताऊंगा। शैक्षणिक योग्यता आपकी क्या क्या रहने वाली है। देखिए पद कोड 1 के लिए जो है वह शैक्षणिक योग्यता क्या होगी। पद कोड 1 का मतलब क्या है, प्रयोगशाला सहायक विज्ञान माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए अगर आपको फॉर्म भरना है तो आपके पास में क्या होना चाहिए। तो माध्यमिक शिक्षा विभाग प्रयोगशाला सहायक विज्ञान के लिए आपके पास में वैकल्पिक विषयों के रूप में निम्नलिखित विषयों में से कम 3 विषय, ध्यान देना, कम से कम 3 विषय जो है वह एक साथ होनी चाहिए। किसके अंदर, सीनियर सेकेंडरी के अंदर, यानी कि 12th क्लास के अंदर आपको 3 सब्जेक्ट इनमें से होनी चाहिए कम से कम। तो कौन कौन सी है, जैसे देखिए आपके हो गया जैसे माइक्रोबायोलॉजी हो गया भाई, सूक्ष्म जीव विज्ञान हो गया, या फिर आपके जैव प्रौद्योगिकी हो गया, बायोटेक्नोलॉजी आपके पास में हो सकती है, जैव रसायन हो सकता है आपके पास में, भौतिक विज्ञान हो सकता है, रसायन विज्ञान हो सकता है, जीव विज्ञान हो सकता है, गणित हो सकता है। यानी कि आपके पास में बेसिकली 3 सब्जेक्ट रहनी चाहिए। तो देखो मैं तो सीधा सा बताता हूँ आपको सिस्टम, भाई अपने सामान्यतः जो है वह सूक्ष्म जीव विज्ञान है, या फिर जैव प्रौद्योगिकी है, या फिर आपके जैव रसायन विज्ञान, ये हमारे सामान्यतः नहीं होती है। अपने राजस्थान के जो बंदे करते हैं वो किस किस में अंदर करते हैं 12th क्लास, या तो उनके पास में होती है भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स, या फिर होती है रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री, या फिर होती है बायोलॉजी, या फिर बायोलॉजी की जगह पर हो जाती है फिर मैथमेटिक्स। तो या तो ये हो गया भाई 1 हो गया, ये हो गई 2, ये हो गई 3, और या फिर इसमें अपन 3 लिख सकते हैं। तो जो 12th के अंदर जिनके पास में मैथमेटिक्स थी उसके पास में फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है वह वैसे ही अपने आ जाती है, तो वो 3 सब्जेक्ट आ जाती है। और बायोलॉजी वाला है तो उसके पास में वैसे ही फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी रहती है। यानी कि जिसके पास में 12th क्लास के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स अगर रही है, यानी कि जो साइंस का स्टूडेंट है, वो आपके पद कोड 1 यानी कि प्रयोगशाला सहायक किसके लिए, माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए जो है वह आपके फॉर्म भर सकता है। ठीक है, ये हो गया पहला। बाकी ये देवनागरी लिपि वाला तो ऐसे ही लिखा जाता है, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पद कोड संख्या 2 से लेकर 5 तक, देखो पद कोड संख्या 1 में तो आ गया आपके माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए प्रयोगशाला सहायक, बाकी 2, 3, 4 और 5 यानी कि 2 से लेकर 5 तक, यानी कि बाकी बचे हुए जितने के जितने साइंस वाले पद हैं, चाहे वह कृषि विभाग का हो, चाहे कॉलेज शिक्षा का हो, चाहे राज्य विधि विज्ञान का हो, उन सभी के लिए 2 से 5 तक जितने के जितने हैं प्रयोगशाला सहायक, उन सभी के लिए अगर अपन बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान विषय के साथ में आपके पास में सीनियर सेकेंडरी की परीक्षा जो है वह उत्तीर्ण होनी चाहिए। उसके अलावा आपको इसमें कुछ भी नहीं मांगता है। तो कहने का मतलब यही वापस वही हो जाता है कि 12th क्लास में जिसके पास में साइंस थी वो इसको भर सकता है। तो कहने का मतलब यहाँ से आप डायरेक्टली समझ लीजिए एक ही भाषा में, ये जितने के जितने आपको विज्ञान वाले पद दिख रहे हैं, यानी कि चाहे वह आपका विज्ञान माध्यमिक शिक्षा का हो, चाहे कृषि विभाग हो, चाहे कॉलेज शिक्षा हो, चाहे राज्य विधि विज्ञान हो, चाहे कनिष्ठ वाला हो, ये पांचों के पांचों पद जिस बंदे के पास में 12th क्लास में साइंस की सब्जेक्ट रही है, पीसीबी चाहे पीसीएम, वो इस फॉर्म को भर सकता है। ठीक है, ये मेरे हिसाब से आपके क्लियर हो गया होगा।
अभी 2 पद कोड और बच रहे हैं, एक बच रहा है आपके पद कोड संख्या 6 और एक बच रहा है 7। तो 6 के अंदर तो आपके कौन सी थी, 6 नंबर पर तो आपके आती है ज्योग्राफी और 7 पर आती है आपके गृह विज्ञान। तो देखिए 6 नंबर का है आपके भूगोल, यानी कि जिसके पास में ध्यान देना है, जिसके साथ में भूगोल विषय के साथ में जिसने सीनियर सेकेंडरी कर रखी है वो सारे के सारे आपके ज्योग्राफी से क्या कर सकते हैं, लैब असिस्टेंट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद में 7वें कोड के अंदर आता है आपके गृह विज्ञान यानी कि होम साइंस। तो जिसने गृह विज्ञान के साथ में सीनियर सेकेंडरी कर रखी है उसके लिए जो है वह आपके होम साइंस के लिए वह फॉर्म भर सकता है। तो अगर अपन बात करें, अच्छा इसमें एक गलती हो गई है, ये यहाँ पर स्नातक नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक है। इसके अंदर अगर अपन बात करें फाइनली कि हमें जो है वह योग्यता क्या चाहिए, तो आपको जो है वह 12th क्लास पास चाहिए, बस क्या चाहिए, 12वीं कक्षा पास चाहिए। अब 12th पास आप हो गए, अब फॉर्म भी देख लीजिए, मैं अभी बता दूंगा कि कब कब आपको फॉर्म भरना है। तो 12th क्लास आपके पास होनी चाहिए। अब अगर आपके 12th क्लास में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स रही है तो आप इन पांचों के लिए जो है वह एलिजिबल हो जाते हैं। अगर 12th क्लास में आपके पास में ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट के रूप में रही है वैकल्पिक के रूप में, तो आप ज्योग्राफी के लिए भी आपके जो है वह हो जाते हो। इसके अलावा आपके पास में अगर 12th क्लास में होम साइंस यानी गृह विज्ञान रही है तो आप होम साइंस के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो। तो कहने का मतलब मेरा यहाँ पर यही है कि यहाँ से जो है वह आपको फॉर्म भरना है तो 12th क्लास पास इसके अंदर मांगी जाती है। 12th भी पास नहीं है, अपेयरिंग वाले भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं वो भी अपन देख लेंगे। तो यहाँ से आपका यह प्रश्न क्लियर हो जाता है कि कौन कौन इसमें फॉर्म भर सकता है जिसने 12th क्लास कर रखी हो। ठीक है, उसके बाद में देख लीजिए, ये आपका वो वाला प्रश्न है कि भाई इसके लिए फॉर्म कौन कौन भर सकता है, तो वो मैंने आपको बता दिया 12th वाले। लेकिन 12th जो है वह किस प्रकार से भरेंगे वो इसमें थोड़ा सा आप ध्यान रखना है। यानी कि यह स्पष्ट किया जाता है, सुन लीजिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त सुविधा के वही अभ्यर्थी उपभोग कर सकेंगे जो आवेदक आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक वांछित योग्यता की परीक्षा के अंतिम वर्ष में प्रवेश ले चुके होंगे एवं पद की वांछित योग्यता की अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुए या फिर होने वाले हैं। देखिए इसमें सीधा सा सिस्टम ये है कि अगर मान लीजिए आप 12th क्लास में हैं, अगर आप 12वीं कक्षा में हैं, तो एक चीज़ तो ध्यान रखना है, जब भी आपके फॉर्म भरा जाएगा उस फॉर्म की जो लास्ट डेट रहने वाली है, फॉर्म की जो लास्ट डेट रहेगी उस लास्ट डेट तक आपको जो है वह 12th क्लास के अंदर एडमिशन हो जाना चाहिए आपका। पहली चीज़ तो ये है कंडीशन। मान लीजिए जिसने 12वीं कक्षा पास कर ली उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, जो 12वीं कक्षा के अंदर आने वाला है या फिर 12वीं कक्षा में पढ़ रहा है उसके लिए सीधा सा सिस्टम ये है कि जिस दिन फॉर्म की लास्ट डेट होगी उस दिन आपका 12th क्लास में एडमिशन हो जाना चाहिए, उसमें प्रवेश हो जाना चाहिए। दूसरी चीज, जिस दिन आपका एग्जाम होगा, एग्जाम डेट आपके जिस दिन रहने वाली है उस एग्जाम डेट के दिन जो है वह आपके 12th क्लास क्या हो जानी चाहिए, पास हो जानी चाहिए। तो इस प्रकार से आप फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि इसमें यह जरूरी नहीं है कि आपने 12वीं कक्षा पास करी है तो ही आप फॉर्म भर सकते हैं, नहीं। जब आप 12वीं कक्षा में प्रवेश, मतलब जिस लास्ट डेट जो होगी फॉर्म भरने की उस लास्ट डेट तक आपको 12वीं कक्षा में प्रवेश ले लेना है और आपका जो एग्जाम डेट होगी उस एग्जाम डेट के दिन आपकी 12th क्लास पास हो जानी चाहिए तो आप फॉर्म भर सकते हैं। तो मैक्सिमम बच्चे तो वही है जिन्होंने 12th क्लास पास कर लिए, तो उनके लिए वैसे कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, तो 12वीं कक्षा पास करने के आधार पर यह है आपकी भर्ती परीक्षा आती है जिसके लिए किस किस को फॉर्म भरने के लिए जो है वह मान्यता मिल रखी है, वो मैंने आपको बता दिया है। अगला आपका प्रश्न आता है आयु सीमा का, कि इसमें जो है वह किस किस उम्र के जो है वह लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो सीधा सा इसमें सिस्टम है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि किसी भी भर्ती के अंदर आयु सीमा जो होती है उसको काउंट करने के लिए एक तारीख दी जाती है। जैसे ये लैब असिस्टेंट की जो भर्ती है ये मानकर चलिए कि आप अगले कुछ महीनों के अंदर आपको देखने को मिल सकती है, मे भी दिसंबर जनवरी के आसपास ये भर्ती देखने को मिल सकती है। तो अगर कोई भर्ती जुलाई के बाद में आती है तो उसके लिए जो है वह एज काउंट 1 जनवरी, अगले साल की 1 जनवरी की जाती है। और अगर भर्ती अगर जुलाई से पहले आती है, जनवरी से जुलाई के बीच में, तो उसके अंदर जो है वह एज काउंट 1 जुलाई से किया जाता है। तो इस वजह से आपको इसमें जो एज काउंट की डेट होगी वो एग्जाम में दी हुई रहेगी और उस तारीख तक आप जो है वह मिनिमम 18 वर्ष के, और अगर अपन बात करें मैक्सिमम आपको कितने साल का होना है, 40 वर्ष के आप मैक्सिमम रह सकते हैं। इसके अलावा भी आपको एज के अंदर छूट मिलेगी कैटेगरी वाइज, वो आप ध्यान रख सकते हैं।
जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं बताना चाहूँगा आपको, अगर ये चीज़ समझ में नहीं आती है तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके जैसे मान लीजिए भर्ती अगर मान लीजिए जैसे कि सितंबर 2024 के अंदर आपके क्या आ गई, नोटिफिकेशन आ गया, यानी कि भर्ती आ गई। तो उस भर्ती के अंदर एक तारीख लिखी हुई रहेगी, उस भर्ती में लिखा हुआ रहेगा कि जैसे फॉर एग्जांपल 1 जनवरी 2025 तक, अब इस तारीख तक जो है वह आप मिनिमम 18 वर्ष के होने चाहिए और मैक्सिमम आप 40 वर्ष के होने चाहिए। इस प्रकार से आपकी एज काउंट होगी, यानी कि आप सितंबर 2024 में मान लो अगर भर्ती आती है तो उसमें एक तारीख दे देंगे, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल तारीख दे दी कि 1 जनवरी 2025 तक आपकी न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 40 वर्ष होनी चाहिए। तो आप उस तारीख के हिसाब से देख लीजिए। मान लीजिए कि कोई बच्चा है जो आपके अक्टूबर के अंदर उसका 18 साल हो जाएगा 2024 के अंदर, अब अक्टूबर 2024 में वो 18 साल का होगा, लेकिन भर्ती सितंबर में आ गई है, तो भर्ती आई है उस समय वो 18 का नहीं हुआ है, लेकिन भर्ती में जो तारीख दे रखी है 1 जनवरी 2025, उस तारीख तक वो बेसिकली 18 साल का हो जाएगा। इस वजह से वह बच्चा फॉर्म भर सकता है। तो ये आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, यानी कि फॉर्म कौन भर सकता है, 18 साल होनी चाहिए न्यूनतम और 40 साल होनी चाहिए अधिकतम आपकी आयु। लेकिन इसके अलावा कैटेगरी वाइज जो है वह आपको अधिकतम आयु जो है 40 वर्ष, इसमें भी छूट दी जाती है। देखिए एक चीज़ और ध्यान रखना है, सरकार के द्वारा कई बार क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि 18 से लेकर 40 वर्ष तो है ही, लेकिन इस 40 वर्ष में भर्ती अगर लेट हो जाती है तो सरकार के द्वारा 2 या फिर 3 साल का जो है वह अतिरिक्त जो है आपको क्या दे दिया जाता है, समय दे दिया जाता है। इसके अलावा भी आपको जो है वह कैटेगरी वाइज भी इसमें फायदा मिलता है। तो 40 वर्ष तो है ही, सरकार कितनी देती है, पिछली भर्ती में जैसे 3 साल की जो है वह छूट दी गई थी, तो इस बार कितनी देती है वो सरकार के ऊपर है। बाकी इसके अलावा सरकार के द्वारा रिजर्व कैटेगरी जो है उनके लिए जो आपके एक प्रकार से आयु के अंदर छूट है वह क्या क्या दे रखी है कि जो भी आपके रिजर्व कैटेगरी के पुरुष है, चाहे ओबीसी के हो, चाहे एमबीसी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, इन सभी रिजर्व कैटेगरी के जो आपके पुरुष अभ्यर्थी हैं उन पुरुष अभ्यर्थी को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। यानी कि रिजर्व कैटेगरी के लिए जो है यह उम्र कितनी हो जाएगी आपके, मैक्सिमम 40 तो ही, लेकिन रिजर्व के अगर बॉयज़ है तो उनको जो है वह +5 यानी कि उनको 45 साल तक फॉर्म भरने की छूट मिलेगी। बाकी सरकार अलग से और देगी तो वो इसमें ऐड हो जाएगी 2 साल या फिर 3 साल। इसके अलावा रिजर्व कैटेगरी की जो गर्ल्स है यानी कि जो लड़कियां हैं रिजर्व कैटेगरी की, तो ध्यान देना है रिजर्व के, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रख लेना है, जो आपके जनरल कैटेगरी की महिलाएं हैं उनको भी छूट मिलती है कितने साल की, 5 साल की ही, वो भी आप ध्यान रख लेना। और रिजर्व कैटेगरी की जो आपकी महिलाएं हैं, जो गर्ल्स हैं, उनको 10 वर्ष की छूट मिलती है, यानी कि वह 40-10-50 वर्ष तक वह फॉर्म भर सकती है। तो आयु का तो देखो सिस्टम में एक बार मैं वापस बता देता हूँ, न्यूनतम आपकी 18 होनी चाहिए, मैक्सिमम आपकी 40 होनी चाहिए उम्र। दूसरी चीज़, उम्र के अंदर जो है वह सरकार के द्वारा 2 या 3 साल का अतिरिक्त छूट दिया जाता है, तो 42 या 43 साल तक वो सरकार देगी, 2-3 साल का कितना देती है वो उसमें ऐड हो जाएगा। उसके अलावा रिजर्व कैटेगरी के लिए अलग से फिक्स कर रखा है हमारे छूट, जैसे जितनी रिजर्व कैटेगरी है उन सभी के पुरुष के लिए तो 5 साल की अतिरिक्त छूट है और महिलाओं के लिए 10 साल की अलग से छूट है, और जनरल कैटेगरी की जो महिलाएं हैं उनके लिए भी 5 साल की छूट है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यह इसके अंतर्गत छूट जो है वह रखी जाती है। यह आपके आयु का प्रश्न मेरे हिसाब से क्लियर हो जाता है। यहाँ से अगला अपना प्रश्न आता है परीक्षा का पैटर्न। परीक्षा का पैटर्न का मतलब है कि एग्जाम किस प्रकार से कंडक्ट होता है। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं कि अपने एग्जाम के अंदर जो है वह क्या होती है, लिखित परीक्षा केवल एक ही स्टेप है, सिंगल स्टेप से इसके अंदर आपको नौकरी मिलती है। लिखित परीक्षा के अंदर जो है वह कौन कौन से इसमें एग्जाम का पैटर्न होता है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे किसके लिए, विज्ञान विषय के लिए बात करने वाले हैं, यानी कि विज्ञान विषय के लिए जो है वह परीक्षा का पैटर्न कैसा रहता है। तो विज्ञान के अंदर आपके 2 पेपर होते हैं, जो आपके साइंस है, जो अपन ने बात करी थी स्टार्टिंग में कि 3 प्रकार के इसमें होते हैं साइंस, एक होता है ज्योग्राफी, एक होती है होम साइंस। तो साइंस के अंदर जो है वह आपके 2 पेपर होते हैं। पेपर फर्स्ट होता है सामान्य ज्ञान का और पेपर सेकंड जो है वह होता है आपके स्पेशली विज्ञान का।
जो कि विज्ञान है, इसलिए दूसरा पेपर होता है इसके अंदर पूरा का पूरा विज्ञान का, और पहला पेपर आपका किसका होता है, जीके का होता है। तो फर्स्ट पेपर आपका जीके का होता है, जिसमें आपको टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी मिलती है, 100 प्रश्न आपके मिलते हैं, और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है। इस प्रकार से टोटल 200 नंबर का आपके क्या होता है, पेपर होता है, यानी कि 100 तो आपके क्वेश्चन हो जाते हैं, 200 हो जाते हैं आपके नंबर, और टोटल आपको टाइम कितना मिलता है, तो 2 घंटे इस पेपर के अंदर मिलते हैं। यानी कि पहले पेपर में 100 क्वेश्चन, 200 मार्क्स और 2 घंटे आपको मिलते हैं। अच्छा, सामान्य ज्ञान के अंदर आपको पूछा क्या क्या जाएगा, इसमें आपको राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा, यानी कि राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का इतिहास और राजस्थान का एक प्रकार से जो आपके कला संस्कृति है, ये तीनों चीजें इसमें आएगी। दूसरा आपको राजस्थान का करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, यानी कि राजस्थान की जो है वह समसामयिक विषय के रूप में पूछे जाते हैं। तीसरा आपको इसमें पूछा जाएगा विश्व एवं भारत का सामान्य ज्ञान, जो आपके विश्व का और भारत का सामान्य ज्ञान है उसके कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और चौथे नंबर पर इसमें आता है शैक्षणिक मनोविज्ञान, जिसके अंदर आपके फिक्स प्रश्न रहते हैं, जो आपके 100 प्रश्न हैं, इन 100 में से शायद मेरे हिसाब से 20 प्रश्न जो है वह आपके फिक्स होते हैं, किसके, एजुकेशन साइकोलॉजी के, जो आपको पढ़ने होते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो सामान्य ज्ञान का जो पेपर है वो 100 क्वेश्चन, 200 नंबर, 2 घंटे का होता है, जिसमें राजस्थान जीके, जिसमें राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसमें भारत का और वर्ल्ड का जो है वह सामान्य ज्ञान, और जिसमें आपको शैक्षणिक मनोविज्ञान पढ़ना होता है। दूसरा पेपर जो है वह आपके सब्जेक्ट का होता है। सब्जेक्ट का मतलब आप जो है वह साइंस से फॉर्म भर रहे हैं, तो साइंस आपके पास में 12th में रही है, तो 12th के अंदर साइंस रही है, तो आपको क्या क्या पूछेंगे, तो देखिए आपको इसके अंदर जो है वह विज्ञान पूछी जाएगी सेकंड पेपर के अंदर। सेकंड पेपर में पहले देख लो थोड़ा सा, सेकंड पेपर में भी कितने क्वेश्चन मिलेंगे आपको, 100 ही क्वेश्चन मिलेंगे। कितने नंबर के मिलने वाले हैं, 200 नंबर के आपके मिलेंगे। टाइम कितना मिलेगा, इसमें भी 2 घंटा मिलेगा, यानी कि 200 और 200 कितने हो गए आपके 400, यानी कि साइंस के अंदर जो है वह दोनों पेपर मिलाकर 400 नंबर के होते हैं, यानी कि साइंस के अंदर कट ऑफ जो है वह 400 नंबर में से जाएगी। और पहला पेपर भी 200 का, दूसरा भी 200 का, पहला होता है जीके का, दूसरा होता है आपके सब्जेक्ट का। दूसरे के अंदर आपको पूछा जाएगा विज्ञान का सेकेंडरी स्तर का ज्ञान, यानी कि 10वीं क्लास तक जो भी आपके साइंस आपने पढ़ी है वो पूरी की पूरी पूछी जाएगी, किसके अंदर, इसके अंदर आपके सेकंड पेपर में। दूसरा जीव विज्ञान का सीनियर सेकेंडरी स्तर का ज्ञान, यानी कि बायोलॉजी जो है इसका आपको 12th लेवल तक का, यानी 11th और 12th एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेगी बायोलॉजी। उसके बाद में भौतिक विज्ञान जो है इसका सीनियर सेकेंडरी लेवल का, यानी कि भौतिक विज्ञान के अंदर आपको 12th क्लास तक की जो है वह चीज़ें पूछी जाने वाली है। और तीसरा पर आता है आपका केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री के अंदर भी आपके सीनियर सेकेंडरी के लेवल का पूछा जाएगा। यानी कि वापस मैं बता देता हूं कि इसमें आपको कौन कौन सी चीज़ें पूछी जाएगी। भाई पहले पेपर में जीके हो गया, दूसरे पेपर में एक तो आपको कुछ क्वेश्चन मिलने वाले हैं 10वीं क्लास तक की साइंस के, जिसमें 8वीं 9वीं 6वीं से लेकर 10वीं तक के साइंस की जो पुस्तकें होती है उनको आपको पढ़ना होता है, और उसमें से जो है वह कुछ प्रश्न मिलने वाले हैं 10वीं क्लास के स्तर के। उसके बाद में आपको अलग से प्रश्न मिलेंगे जिसके अंदर आपको जैसे कि जो आपके बायोलॉजी है यानी कि जीव विज्ञान है उसके मिलेंगे 12वीं कक्षा के स्तर के, यानी कि सीनियर सेकेंडरी के, एक मिलेंगे आपको फिजिक्स के, एक मिलेंगे आपको केमिस्ट्री के। यानी कि मैथ्स वाला फॉर्म भर सकता है वो इस बेस पे भर सकता है कि उसने फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ी है साथ में, बाकी मैथ्स का इसके अंदर कुछ भी नहीं पूछा जाता है लेबर असिस्टेंट के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरी चीज इसमें आपको ध्यान रखना है कि दोनों के अंदर ही जो है वह 1/3 जो है वह नेगेटिव मार्किंग होती है, 1/3 इसमें क्या होती है, नेगेटिव मार्किंग होती है। दूसरा इसके अंदर जो है वह आपके ऑब्जेक्टिव प्रकार के इसमें क्या होते हैं, आपके पेपर होते हैं, यानी कि इसमें आपको ओहमार मिलने वाली है, ओहमार आपको भरनी है, तो वो आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है, इसमें न्यूनतम जो है वह आपके उत्तीर्ण के लिए 40% अंक रखे गए हैं। यानी कि इसमें 2-3 चीज़ें आपको ध्यान रख लेना है कि पहला प्रश्न तो ये हो गया कि 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, दूसरा प्रश्न इसके अंदर हो जाता है कि इसके अंदर ऑब्जेक्टिव प्रकार से आपके जो है वह पेपर होने वाले हैं। दूसरी चीज, पहला हो गया 1/3 नेगेटिव मार्किंग, दूसरा हो गया ऑब्जेक्टिव प्रकार से पेपर होंगे। तीसरा आपको इसके अंदर जो है वह मिनिमम 40% जो है वह अंक लेकर आने होंगे। 40% का मतलब इसमें दोनों में पूछा है क्या, आपको प्रत्येक प्रश्न पत्र के अंदर सभी प्रश्न बहुविकल्पी होने वाले हैं। ठीक है साहब। दूसरा इसके अंदर बताया गया है परीक्षा के अंदर न्यूनतम उत्तीर्ण जो आपके उत्तीर्णांक है वह 40% निर्धारित किया जाता है, इससे कम अंक प्राप्त अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए पात्र, यानी कि आपके 400 नंबर जैसे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो 400 नंबर का आपको जो है वह 40% जो है वह अंक लेकर आना पड़ेगा। 40% का मतलब हो गया 160 नंबर से नीचे तो आप
फेल हो जाओगे वैसे ही। तो 160 नंबर न्यूनतम आपको दोनों पेपर में जोड़कर जो है वह लेकर आना है। मिनिमम 40% जो है वह आपको अंक लेकर आना है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी और ऑब्जेक्टिव प्रकार से पेपर पूछा जाएगा। तो ये आपकी बात होती है परीक्षा पैटर्न किसका, साइंस विषय का। अभी अपन दूसरा देखते हैं किसका, भूगोल विषय का अपन देखते हैं। भाई भूगोल के अंदर क्या क्या पूछा जाएगा। देखिए भूगोल के अंदर एक ही पेपर होता है, साइंस के अंदर 2 पेपर होते हैं, भूगोल में एक ही पेपर होता है और आपके गृह विज्ञान यानी होम साइंस में भी एक ही पेपर होता है। तो भूगोल अपने जो साइंस के अंदर तो 2 पेपर करके एक पूरा जीके का अलग कर दिया, दूसरा साइंस का अलग कर दिया पूरा का पूरा। जबकि भूगोल के अंदर और आपके गृह विज्ञान के अंदर इन दोनों में पेपर तो एक ही होगा, लेकिन उस पेपर को 2 भागों के अंदर बांट दिया। एक पेपर को कर दिया है पार्ट ए और पार्ट बी के अंदर, इधर भी कर दिया पार्ट ए और पार्ट बी के अंदर, यानी कि एक ही पेपर को 2 भागों में बांट दिया। और पार्ट ए के अंदर वो सारी की सारी चीजें डाल दी जो आपके साइंस की सब्जेक्ट के अंदर पेपर फर्स्ट में थी। यानी कि कहने का मतलब इसमें आपको पार्ट ए के अंदर क्या पूछा जाएगा, इसमें राजस्थान का इतिहास है, कला संस्कृति है, साहित्य है, परंपराएं है, विरासत है, राजस्थान का भूगोल है। यानी इसमें आपके एजुकेशन साइकोलॉजी नहीं पूछी जा रही है, ना इंडिया और वर्ल्ड का जो है वह आपको इसमें जीके पूछा जा रहा है, ना ही आपको करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है। यानी कि यहाँ पर पार्ट ए के अंदर जो है वह केवल और केवल आपको क्या पढ़ना है, राजस्थान का जीके पढ़ना है बस। और यहाँ से आपको टोटल कितने अंक मिलने वाले हैं, 100 अंक इसके अंदर मिलने वाले हैं। 100 नंबर यहाँ से मिलेंगे पार्ट ए के। जबकि पार्ट बी जो है इसके अंदर आपके रहने वाला है ज्योग्राफी, यानी कि स्पेशली भूगोल जो आपने 12वीं कक्षा तक पढ़ा है, सीनियर सेकेंडरी स्तर तक का इसमें भूगोल पूछा जाएगा। और यह आपके कितने नंबर का रहने वाला है, 200 नंबर का रहेगा। इस प्रकार से टोटल नंबर कितने हो जाते हैं, 300 नंबर। और पेपर कितने घंटे का होता है, 3 घंटे का होता है। यानी कि अगर आपको पूछा जाए कि ज्योग्राफी के अंदर जो है वह आपके परीक्षा की स्कीम क्या है, तो ज्योग्राफी के अंदर एक पेपर होगा 300 नंबर का, जिसमें 100 नंबर का तो राजस्थान जीके पूछा जाएगा और 200 नंबर का उसके अंदर जो 12वीं कक्षा तक आपने ज्योग्राफी पढ़ी है वह इसके अंतर्गत पूछी जाएगी। अच्छा, इसमें भी साथ साथ में वही चीज़ें हैं, इसमें 1/3 जो है वह आपके नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। इसके अंदर भी आपको जो है वह मिनिमम 40% जो है वह अंक लेकर आने होते हैं, ठीक है ना, 2। और तीसरा प्रश्न वही इसके अंदर भी आपके ऑब्जेक्टिव प्रकार से जो है वह आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी ओएमआर बेस्ड पेपर होने वाला है, ठीक है। ये आपके भूगोल का हो जाता है। फिर आता है गृह विज्ञान। गृह विज्ञान में भी वही है, यहाँ पर सेम टू सेम है गृह विज्ञान और आपके भूगोल का। राजस्थान जीके पूछा जाएगा 100 नंबर का इसमें। और गृह विज्ञान जो आपने होम साइंस पढ़ी है 12th क्लास तक, यानी कि सीनियर सेकेंडरी स्तर तक जो आपने होम साइंस गृह विज्ञान पढ़ी है, यानी आपको 6ठी से 12वीं तक की होम साइंस की किताबें पढ़नी है। इसमें 6ठी से 12वीं तक ज्योग्राफी की किताबें पढ़नी है, सीधा सा बता देता हूँ। और इसमें आपको 6ठी से 12वीं तक, क्योंकि 6ठी से 10वीं तक का तो लिखा हुआ है ही, और बाकी आपको 11वीं 12वीं की बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री ये 3 अलग से पढ़नी पड़ेगी। आपको कुछ नहीं करना है, केवल राजस्थान बोर्ड की किताबें पढ़ लो, ये सारा मैटर हो जाएगा। पार्ट 1 के लिए जो है वह कई सारी मैंने वीडियो बना रखी है, बाकी और मैं इसके बारे में आपको बता दूंगा कि कौन कौन सी किताबें आपको लेनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें पार्ट बी के लिए होम साइंस पढ़ना है आपको, 200 नंबर का होम साइंस पूछा जाएगा। इस प्रकार से टोटल 300 नंबर का आपके पेपर हो जाता है और वही पेपर 3 घंटे का आपको देखने को मिलता है। इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3। इसमें भी जो है वह आपको मिनिमम जो है वह कितना परसेंट लाना पड़ता है, 40% आपको न्यूनतम लाना पड़ेगा, तब आप जो है वह क्वालिफाई करेंगे। 40% से नीचे वैसे ही डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और इसके अंदर भी जो है वह आपके ऑब्जेक्टिव प्रकार से जो है वह आपके पेपर पूछा जाता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि परीक्षा पैटर्न अगर आपको पूछा जाए क्या है, तो साइंस के अंदर 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर जीके का होता है, सिलेबस ये पूरा का पूरा मैंने बता दिया। दूसरा पेपर साइंस का होता है, ये इसका सिलेबस होता है। 200-200 नंबर के जो है वह दोनों पेपर होते हैं, टोटल 400 नंबर के होते हैं। 400 में से 40% यानी 160 नंबर न्यूनतम आपको लाना आवश्यक होता है, ठीक है। दूसरा आपके ज्योग्राफी है, जिसमें एक पेपर होता है 300 नंबर का, 100 नंबर का राजस्थान का जीके आएगा और 200 नंबर का भूगोल आएगा 12वीं कक्षा के स्तर का। 3 घंटे का आपको इसमें टाइम दिया गया है, इसमें 2-2 घंटे दिए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा गृह विज्ञान के अंदर जो है वह आपके राजस्थान जीके पूछा जाएगा 100 का, 200 का पूछा जाएगा गृह विज्ञान, टोटल 300 नंबर हो गए, 3 घंटे का पेपर होगा। इस प्रकार से आपको इसमें ध्यान रखना है। तो यह आपके एग्जाम का जो है वह पैटर्न हो जाता है। अभी अगला प्रश्न आपका रहता है कि सिलेबस क्या क्या है। तो देख लीजिए, सिलेबस पर अपन मोटा मोटा ही चर्चा करेंगे, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में जाना है नहीं अपने को। सिलेबस जो है वह आपके टेलीग्राम के ऊपर डाल दिया जाएगा, तो वहाँ से आप देख लेना। सबसे पहले अपन विज्ञान विषय के सिलेबस की बात करते हैं। विज्ञान विषय में आप सभी को पता है 2 पेपर होते हैं। पेपर फर्स्ट जो है इसके अंदर आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 200 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे,
ठीक है ना। और इसके अंदर आपको 2 घंटे मिलने वाले हैं। इसमें 1/3 जो है वह नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। 1/3 क्या रहेगी, नेगेटिव मार्किंग इसमें रहने वाली है। ये पेपर फर्स्ट है। पेपर फर्स्ट जो है यह किसका पेपर है, तो पेपर फर्स्ट आपका जीके का पेपर होने वाला है। अब देख लीजिए इसमें क्या क्या पूछा जाएगा। इसमें आपको राजस्थान का जो है वह इतिहास, कला, संस्कृति पूछी जाएगी, जिसमें ये सारे के सारे राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर के टॉपिक रहने वाले होते हैं। उसके बाद में आपको राजस्थान का भूगोल पूछा जाएगा, यानी कि राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कल्चर और राजस्थान का भूगोल, ये 3 चीज़ें हो गई। उसके बाद में अगली चीज़ आपको पूछी जाएगी राजस्थान का करंट अफेयर्स, यानी कि समसामयिकी जो है वह राजस्थान की पूछी जाएगी। उसके बाद में विश्व एवं भारत का भूगोल पूछा जाएगा। इस पर आपको इतना फोकस नहीं करना है, क्योंकि लगभग 5-6 प्रश्न आएंगे और अथाह भंडार है, इसलिए इस पर आपको ज़्यादा नहीं जाना है। और शैक्षणिक मनोविज्ञान जो है यह आपके एजुकेशन साइकोलॉजी आती है, इसके लिए जो है वह सिकवाल की एक छोटी सी पुस्तक आती है, वो आप पढ़ लीजिए। करंट अफेयर्स के लिए आपको मूमल पढ़नी है। और राजस्थान जीके जो है इसके लिए आप राजस्थान आपके हिस्ट्री और कल्चर है, इसके लिए आप पैनोरमा का पार्ट 2 लेकर आ जाइए। और ज्योग्राफी के लिए टेलीग्राम के ऊपर अपने नोट्स डाले हुए हैं, वो पढ़ लीजिए, या फिर आप हरिमोहन सक्सेना लेकर आ जाइए। इस प्रकार से आपके पेपर 1 का पूरा पोर्शन खत्म हो जाता है। यानी पेपर 1 के अंदर आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है वापस बता देता हूँ। पेपर 1 के अंदर आपको राजस्थान जीके के लिए 2 पुस्तकें लानी है। एक लेकर आनी है पैनोरमा पार्ट 2 और एक लेकर आनी है आपको हरिमोहन सक्सेना। करंट अफेयर्स के लिए आपको क्या लेकर आना है, करंट अफेयर्स के लिए आपको मूमल लेकर आना है द्विमासिक, वो आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। और शैक्षणिक मनोविज्ञान के लिए आपको सिकवाल की जो है वह एजुकेशन साइकोलॉजी की पुस्तक मिल जाएगी, वो पढ़ लेनी है। और विश्व और भारत के सामान्य ज्ञान पर नहीं उलझना है, बहुत लेन दिया जाता है। बाकी आपके पेपर सेकंड के अंदर आप सभी को पता है 100 जो है वह इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 200 नंबर का यह पेपर भी होता है। 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, साथ साथ में ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा। और यह किसका पेपर होगा, तो स्पेशली साइंस का यह पेपर होने वाला है। और इसके पेपर के अंदर आपको 10th क्लास सीधा लिखा हुआ है कि भाई 10th क्लास तक की आपको साइंस आनी चाहिए, और 12th क्लास तक आपको जो है वह बायोलॉजी आनी चाहिए, साथ में फिजिक्स आनी चाहिए, और साथ में केमिस्ट्री आनी चाहिए। यानी कि अगर आपको सेकंड पेपर की तैयारी करनी है तो मैं सीधा सा बता देता हूँ, 10th क्लास तक के लिए आपको पढ़ना है राजस्थान बोर्ड RBSC की जो आपकी किताबें आती है, और NCERT की। इन दोनों पुस्तकों में मैं तो यही है कहूँगा कि आपको RBSC की पढ़नी चाहिए। लैब असिस्टेंट 2018 की जो भर्ती है वो मैंने दी थी, उस समय लगभग जो है वह 182 के आसपास कट ऑफ गई थी, और 176 के आसपास मेरे नंबर थे, क्योंकि 1-1.5 महीने के अंदर ही तैयारी करी थी साइंस से, तो इसलिए वहाँ पर इतना टाइम दे नहीं पाए थे। बाकी आपके पास में सफिशिएंट टाइम है, आपको यही करना है। 10वीं क्लास तक के लिए आपको 6ठी से लेकर 10वीं की साइंस की किताबें पढ़नी है बहुत अच्छे से। और 12th क्लास के लिए 12वीं कक्षा के स्तर के लिए आपको 11वीं कक्षा और 12वीं कक्षा 11th और 12th की जो बायोलॉजी की, फिजिक्स की और केमिस्ट्री की जो आपके राजस्थान बोर्ड की किताबें हैं उनको घोट के पी जाइए। आपके जो है वह एक भी प्रश्न जो है वह साइंस के पेपर सेकंड में बाहर नहीं जाने वाला है। तो पेपर फर्स्ट के लिए मैंने आपको बता दी पुस्तकें। पेपर सेकंड के लिए आपको केवल यही करना है, राजस्थान बोर्ड की 6ठी से 12वीं तक की पुस्तकें पढ़नी है। 11वीं 12वीं के अंदर आपको केवल बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री ही पढ़नी है। ठीक है, ये आपका सिलेबस रहने वाला है, जिसके अंदर देख लीजिए यहाँ पर आपको विज्ञान पढ़ना है सेकेंडरी स्तर का, जीव विज्ञान आपको पढ़नी है सीनियर सेकेंडरी स्तर की, जिसके अंदर आपको बायोलॉजी का सिलेबस दिया हुआ है पूरा का पूरा। देख लीजिए इसमें इस सिलेबस के अंदर ये सारे के सारे सिलेबस है, इसको इतना अपना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। पार्ट बी दिया हुआ है बायोलॉजी का, इसके बाद में आपके फिजिक्स दी हुई है, भौतिक विज्ञान का ये पूरा का पूरा मटेरियल दिया हुआ है। आपके चैप्टर सीधे के सीधे लिखे हुए हैं 11th 12th में, जैसे आपको सीधा लिखा हुआ होगा कि भाई दृढ़ पिंड गति की, उष्मा गति की, दोलन है, तरंगे हैं, स्तर वैद्युतिकी है, ठीक है ना, विद्युत धारा है, प्रकाशिकी है, परमाणु है, नाभिक है, अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो ये सारे के सारे टॉपिक एज इट इज आपके चैप्टर वाइज लिखे हुए हैं राजस्थान बोर्ड की किताबों में, इसलिए आपको उससे बेस्ट कोई मटेरियल नहीं मिल सकता। तो आपको अगर पढ़ना है तो आप केवल राजस्थान बोर्ड की किताबें ही पढ़नी है लैब असिस्टेंट के लिए, और कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये आपके हो जाता है फिजिक्स के लिए। इसी प्रकार से केमिस्ट्री के लिए भी आपके सीधे के सीधे 11th 12th के चैप्टर उठाए हुए हैं, जैसे कि आपके फर्स्ट के अंदर उठाया हुआ है आवर्त सारणी और परमाणु जो गुणधर्म है, ये उठाया हुआ है। एस और पी ब्लॉक जो है ये उठाया हुआ है, ठीक है ना। रासायनिक साम्य उठाया हुआ है, केमिकल जो इक्विलिब्रियम अपन पढ़ते हैं। इसके अलावा आयनिक साम्य जो है यह उठाया हुआ है सीधा का सीधा। गैसीय अवस्था आ जाता है, द्रव अवस्था आ जाता है, ठीक है ना, ठोस अवस्था आ जाती है, विलयन आ जाता है, कार्बनिक यौगिक का नामकरण एवं उनके सामान्य गुणधर्म जो है ये इसमें आता है, और हाइड्रोकार्बन डायरेक्टली आ जाता है। तो 11th 12th में जो चैप्टर है राजस्थान बोर्ड की किताबों में वो सीधे के सीधे उठाए हुए हैं। केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे आपके बायोलॉजी हो, तो आपको सेकेंड पेपर के लिए राजस्थान बोर्ड की आपको मटेरियल पढ़ना है, ये आपको इसमें ध्यान रखना है।
अगला आता है आपके सेकंड विषय आती है भूगोल विषय। भूगोल विषय का जो सिलेबस है उसमें आपको मैंने बताया था कि पार्ट ए जो है यह आपके 100 मार्क्स का रहता है। पार्ट ए एक ही पेपर होता है भूगोल के अंदर, जिसमें पार्ट ए के अंदर 100 नंबर का आपको राजस्थान का जीके पूछा जाता है, राजस्थान का इतिहास आता है, राजस्थान का भूगोल आता है और राजस्थान की कल्चर आती है। केवल इनके अलावा और कुछ नहीं पूछा जाता है। तो आप तो इसके लिए क्या करना है, राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति के लिए तो आपको पेनोरमा लेकर आनी है। पेनोरमा से क्वेश्चन बाहर नहीं जाता है। कौन सा लेकर आना है, इसका वॉल्यूम सेकंड लेकर आना है, जो हिस्ट्री और कल्चर दोनों को समेटता है। ज्योग्राफी के लिए आप चाहो तो नोट्स जो है ये देख सकते हो, अपने मेरे वाले नोट्स डाले हुए हैं टेलीग्राम के ऊपर, वो देख लीजिए, या फिर आप जो है वह हरि मोहन सक्सेना नाम से जो है वह पुस्तक आती है वो आप देख सकते हो। दोनों पुस्तकों में से जो भी आपको बेटर लगे वो आप कर सकते हो। मेरे हिसाब से आपको नोट्स कर लेने चाहिए, उससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाता है। ठीक है, ये आपके पार्ट ए का खत्म हो जाता है खेल। ठीक है ना। इसी प्रकार से आपको ज्योग्राफी जो आपने 12th क्लास तक पढ़ी है वो आपके पार्ट बी के अंदर पूछा जाता है, जो कि आपके 200 मार्क्स का मैटर होता है। टोटल 300 नंबर का पेपर होता है। इसमें आपको ये पूरे के पूरे जो चैप्टर वाइज 11th और 12th तक जो है वह आपके चैप्टर लिखे हुए राजस्थान बोर्ड की किताबों में, वो सीधे के सीधे इसमें आते हैं। जैसे कि भूगोल एक समाकलित विषय के रूप में आपको है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, महासागर महाद्वीप का वितरण, सेल और उनके प्रकार, विशेषताएं, भू आकृतिक प्रक्रिया, ये सारे के सारे जो है वो आपके टॉपिक लिखे हुए हैं, जो आपको सिलेबस और डिटेल में डाल दिया जाएगा। ठीक है। अगली विषय आती है ग्रह विज्ञान विषय। ग्रह विज्ञान यानी कि होम साइंस और आपके ज्योग्राफी जो है भूगोल, उसमें दोनों में ही 2 पार्ट बनाए हुए हैं। पार्ट ए के अंदर दोनों में सेम टू सेम 100 मार्क्स का मैटर आता है, जिसमें वही राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति और राजस्थान का भूगोल पूछा जाता है। पेनोरमा पार्ट सेकंड लाना है, हरिमोहन सक्सेना या फिर अपने वाले नोट्स देख लेने हैं। ठीक है। इसी प्रकार से पार्ट बी के अंदर जो है वह होम साइंस या फिर आपके गृह विज्ञान आती है, जिसके अंदर आपको 200 नंबर का मैटर पूछा जाता है। इसमें भी 300 नंबर का पेपर होता है होम साइंस में, और ये सारे के सारे वो टॉपिक है जो आपको बेसिकली 11th-12th की किताबों के अंदर मिल जाएंगे, डायरेक्टली चैप्टर लिखे हुए मिल जाएंगे। तो इसलिए आपको यह होम साइंस वाला मैटर वहाँ से पढ़ना, ये इसका सिलेबस है, बहुत डिटेल में है, तो वो आपको ध्यान रखना है। अभी अपन बात करेंगे 2022 के अंदर जो लैब असिस्टेंट की भर्ती हुई थी, उस भर्ती के अंदर जो कट ऑफ रही थी वो किस किस प्रकार से रही थी। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ विज्ञान विषय की। भाई आपके जो साइंस है, इस साइंस के अंदर कट ऑफ कैसी रही थी। तो साइंस में मैंने आपको 5 कोड बताए थे। पहले कोड के अंदर जो आपके थी वो कौन सी भर्ती थी, माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए जो है वह लैब असिस्टेंट के पद थे। वो किसके लिए थे, आपके माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए। इसकी कट ऑफ जो है वह कितनी गई, आप सभी को पता है। साइंस के जो है वह 2 पेपर होते हैं, कितने नंबर के होते हैं, 400 नंबर के पेपर होते हैं। तो 400 नंबर में से कट ऑफ जाएगी। देखिए 400 नंबर में से कट ऑफ जो है वह आपके किसके लिए, माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए, जो 11th-12th के अंदर लैब असिस्टेंट लगते हैं उन सब के लिए 282 नंबर किसकी कट ऑफ गई थी, जनरल मेल की जो कट ऑफ है वह 282 गई थी। जनरल मेल की कट ऑफ कितनी गई थी, 282 नंबर गई थी। ये आपके नॉन टीएसपी की अपन बात कर रहे हैं। इसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस के अंदर कितनी कट ऑफ गई थी, लगभग जो है वह 233 के आसपास जो है यह कट ऑफ जाती है। ठीक है ना। इसके अलावा अगर अपन बात करें ओबीसी की जो कट ऑफ है वह कितनी जाती है, तो 279 जो है यह आपके कट ऑफ जाती है। ओबीसी की कट ऑफ जो है वह देखने को मिलती है। ठीक है ना। इसके अलावा अगर अपन एससी की बात करें 236 है, एसटी की बात करें 222 नंबर है। तो आपको तो मेरे हिसाब से जो है बाकी सब कुछ छोड़िए, आपको केवल जनरल की कट ऑफ याद रखनी है, इससे आपको टारगेट रखना है। तो फिलहाल जो अगर अपन देखें तो नॉन टीएसपी के अंदर माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए जो आपके कट ऑफ गई थी वह कितनी है, 282 नंबर है। इसी प्रकार से अगर एक्स सर्विसमैन की मैं कट ऑफ आपको बता देता हूं, 148 नंबर जो है वह एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ गई थी। वहीं अगर अपन बात करें टीएसपी एरिया के लिए जो कट ऑफ है वह कितनी गई थी, तो 204 नंबर जो है वह टीएसपी के लिए कट ऑफ गई थी। यानी कि 400 नंबर में से कट ऑफ की अपन बात करते हैं माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए। ठीक है ना। नॉन टीएसपी में 282 आपका टारगेट, उस हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। 148 है एक्स मैन के लिए। ठीक है ना। इसके अलावा 204 नंबर जो है वह टीएसपी के लिए जाती है। तो इस हिसाब से आप देख लीजिए लगभग 50% कट ऑफ गई है टीएसपी के अंदर। ठीक है। ये आपके साइंस के लिए है, माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए कोड नंबर ए के लिए। फिर दूसरा आपके जो कोड था वो आता है कोड बी। कोड बी के अंदर आता है आपके कृषि विभाग, और कृषि विभाग में जो लैब असिस्टेंट के लिए आपके पद आए थे उनके ऊपर जो कट ऑफ की अगर अपन बात करें तो जनरल के लिए जो कट ऑफ गई थी तो 263 नंबर जो है वह आपके जनरल के लिए कट ऑफ देखने को मिलती है इसमें। बाकी आप कट ऑफ उस हिसाब से सेट कर लेना। टीएसपी के अंदर जो है वह कितनी गई थी, 201 नंबर जो है वह टीएसपी के अंदर कट ऑफ गई थी। किसके लिए, आपके कृषि विभाग के अंदर। तो ये आपके जनरल की है। जनरल नॉन टीएसपी के अंदर 263 है। यहाँ पर जनरल अगर अपन बात करें टीएसपी के अंदर जो है वह 201 नंबर आपको देखने को मिलती है।
फिर तीसरा कोड आता है आपके सी, जिसमें आता है कॉलेज शिक्षा का आयुक्तालय। कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय के अंदर अपन ने बात करी थी, इसके लिए जो है वह आपके 189 यानी कि जनरल के लिए जो कट ऑफ गई थी वो 189 कट ऑफ गई थी नॉन टीएसपी के अंदर, ठीक है ना। एक्स मैन की इसमें कट ऑफ कितनी है, 119 नंबर जो है वह एक्स मैन की कट ऑफ जाती है नॉन टीएसपी में। और वहीं टीएसपी के अंदर जो जनरल की कट ऑफ है वह आपके 161 रहती है। 161 जो है वह टीएसपी के अंदर कट ऑफ जाती है 400 नंबर में से 161 नंबर। मैंने कहा था 160 नंबर न्यूनतम चाहिए आपको, लेकिन 161 नंबर जो है वह इसके अंतर्गत कट ऑफ चली जाती है। तो यहाँ से आप ध्यान रख सकते हैं, ये हो गया कोड सी। फिर कोड डी आता है। डी के अंदर अपन ने बात करी थी प्रयोगशाला सहायक राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला के लिए, और उसके अंदर जो है वह जनरल के लिए जो कट ऑफ है वह 287 नंबर गई है। 287 नॉन टीएसपी के अंदर जनरल की कट ऑफ गई है। और इसी के अलावा अगर अपन बात करना चाहें तो इसके अंदर जो है वह आपके जो है इसमें हाँ ठीक है, इसमें जो है वह जनरल की कट ऑफ 287 है। एक्स मैन की जो कट ऑफ है वह इसके अंदर कितनी है, लगभग 103 नंबर जो है वह आपके एक्स मैन की कट ऑफ गई है इसके अंदर, ये आप ध्यान रख सकते हैं। ये आपके जनरल की कट ऑफ जाती है इसके अंदर। इसके अलावा एक और पद था कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक, जो आपके ई कैटेगरी का था, और ई कैटेगरी के अंदर 261 यानी कि 261 नंबर जो है वह जनरल की कट ऑफ गई थी किसके अंतर्गत, इसमें, ठीक है। और इसके अलावा एक्स मैन की जो है वह 148 जो है यह कट ऑफ जाती है। ओबीसी की कट ऑफ जो है उससे थोड़ी थोड़ी कम है, जैसे ईडब्ल्यूएस की 248 नंबर गई है, ठीक है ना, मैं बता देता हूँ। एससी के लिए 226 है, एसटी के लिए 214 नंबर है, ओबीसी के लिए 263 है, एमबीसी के लिए 244 है। इस प्रकार से ये कट ऑफ गई है, ठीक है। फिर अगली विषय थी आपके भूगोल। भूगोल विषय के अंदर केवल कॉलेज शिक्षा के लिए ही जो है वह आपके पद दिए गए थे, और उसमें जो है वह कट ऑफ 252 नंबर जो है वह गई थी जनरल के लिए। तो जनरल मेल जो है उनके लिए 252 थी, ईडब्ल्यूएस के लिए जो है वह 214 नंबर थी, एससी के लिए जो है वह आपके 200 कुछ नंबर है, इसमें क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। एसटी के लिए 213 के आसपास कुछ कट ऑफ गई है। ओबीसी के लिए जो है वह आपके 200 और कुछ है, 40 के आसपास है, क्लियर नहीं दिख रहा है, आपको मोटा मोटा ध्यान रखना है। 252 नंबर जो है वह जनरल के लिए गई थी, ठीक है। इधर अगर अपन बात करें टीएसपी के अंदर 225 नंबर जो है वह टीएसपी के अंदर कट ऑफ गई थी, किसके लिए, आपके लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी के लिए। फिर अगला आता है होम साइंस। होम साइंस के अंदर जो है वह आपके कॉलेज शिक्षा के लिए ही केवल एक ही कोड के अंदर जो है वह आपके दिया गया था, और 189 जो है वह कट ऑफ गई थी किसके अंदर, जनरल की कट ऑफ गई थी होम साइंस के लिए। और 161 जो है वह टीएसपी जनरल के लिए कट ऑफ गई थी किसके अंदर, आपके होम साइंस के अंदर। तो अगर अपन मोटा मोटा अगर बात करना चाहें, एक बार मैं आपको वापस बता देता हूँ कट ऑफ का। कट ऑफ का सीधा सा खेल ये है कि अगर आप साइंस सब्जेक्ट, क्योंकि जिसके पास साइंस है वो सारे के सारे साइंस के 5 कोडों के लिए जो है वह फॉर्म भर सकते हैं, 5 विभाग के लिए फॉर्म भर सकते हैं, जिसमें सबसे हाईएस्ट कट ऑफ 282 नंबर है माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए। यानी आपका टारगेट कितना रहना चाहिए, 400 में से 300 नंबर का। तो उस कंडीशन में आप कोई सी भी जो है वह इसमें से आप अपनी जो आपकी प्राथमिकता देंगे वो आपको मिल जाएगी। तो 282 नंबर गई थी माध्यमिक शिक्षा के लिए। मैं आपको बता रहा हूँ नॉन टीएसपी जनरल और टीएसपी जनरल की कट ऑफ बता रहा हूँ, बाकी उसके हिसाब से उससे कम ही गई थी। तो माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए 400 में से 282 है नॉन टीएसपी जनरल के लिए, और 204 नंबर है टीएसपी जनरल के लिए। कृषि विभाग के अंदर नॉन टीएसपी जनरल की है 263 नंबर, और टीएसपी जनरल के अंदर है 201 नंबर। वहीं कॉलेज शिक्षा के अंदर जो है वह आपके नॉन टीएसपी जनरल के लिए है 189 नंबर, और आपके टीएसपी के लिए है 161 नंबर। वहीं राज्य विधि जो आपके विज्ञान प्रयोगशाला है उसमें प्रयोगशाला सहायक के लिए तो है 287 नंबर जनरल की कट ऑफ गई है। और वहीं अगर अपन बात करें तो आपके जो कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक है उस कनिष्ठ के लिए जो है जिसका लेवल 5 है उसकी कट ऑफ जो है वो 261 नंबर गई है नॉन टीएसपी जनरल के अंदर, ठीक है। ये आप इसमें ध्यान रख सकते हैं। फिर मैंने बताया भूगोल विषय के लिए, तो भाई भूगोल विषय के अंदर जो कट ऑफ गई है ऑल ओवर राजस्थान एक ही पद था कॉलेज शिक्षा के लिए, और कॉलेज शिक्षा के अंदर इसकी कट ऑफ 252 नंबर गई है। कितने में से गई है आपको ध्यान होना चाहिए, ज्योग्राफी का पेपर 300 नंबर का ही था, तो 300 नंबर में से 252 नंबर कट ऑफ गई है ज्योग्राफी की। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। और टीएसपी जनरल के लिए जो है वह 225 नंबर गई है 300 में से। वही होम साइंस के लिए जो है इसके लिए भी 300 नंबर का पेपर होता है, और 300 नंबर में से जो है वह 189 नंबर कट ऑफ गई है होम साइंस की। और अगर अपन बात करें टीएसपी के लिए तो 161 नंबर ही है कट ऑफ जाती है। तो इस प्रकार से हमने उन सभी टॉपिक के ऊपर चर्चा कर ली है जो मेरे हिसाब से आपके प्रश्न थे। देखिए इसमें बुक जो आपके बेस्ट बुक लिस्ट की अपन बात करते हैं, इसमें बेस्ट बुक लिस्ट जैसी कोई चीज़ बताने की है ही नहीं। मैंने सीधा सा आपको बता दिया है, राजस्थान जीके के लिए, हिस्ट्री और कल्चर के लिए पैनोरमा लानी है, और ज्योग्राफी के लिए अपने नोट्स
नोट्स जो टेलीग्राम पर डाले हुए वो देख लेना, या फिर हरिमोहन सक्सेना देख लेना है। राजस्थान करंट अफेयर्स के लिए आपको जो है वह मूमल देखनी है। इसके अलावा आपको सिकवाल की लेकर आनी है, किसके लिए, जो आपके एजुकेशन साइकोलॉजी है उसके लिए लेकर आनी है, ठीक है ना। और बाकी आप चाहे ज्योग्राफी से हो, चाहे होम साइंस से हो, चाहे साइंस से हो, आपको राजस्थान बोर्ड की आरबीएससी की किताबें ही पढ़नी है, उनके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, उसमें से सीधा प्रश्न पूछा जाने वाला है, ठीक है। ये आपके बुक्स रहने वाली है इसमें। बाकी अगर आपका कोई भी अन्य प्रश्न है तो वो आप कमेंट में ज़रूर पूछिए। वीडियो आपको कैसा लगा है ज़रूर बताना है, और नो योर एग्ज़ाम सीरीज़ आपको कैसी लगी है ये भी बताना है। साथ साथ में अगर आप अन्य कोई ऐसी वृत्ति जो मेरे नज़र में नहीं हो, जिसके बारे में जो है वह कई सारे लोग जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट के अंदर बताइए। अगर उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा अगर लाइक होंगे उस कमेंट को, तो उस कमेंट के ऊपर जो है वह पहले वीडियो बनाई जाएगी कि इस वृत्ति के ऊपर वीडियो बनाया जाए। तो फिलहाल इतना ही रखते हैं, अगले वीडियोज़ में फिर से मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। लैब असिस्टेंट की भर्ती आने वाली है। 12वीं क्लास अगर आप पास करके आए हैं तो आपके लिए सुनहरा अवसर है लैब असिस्टेंट। मैं मानता हूं कि बहुत अच्छी जॉब है। 40,000 आपको आसानी से जो है वो 40,000 के आसपास सैलरी मिलेगी। बहुत बढ़िया से आप अपनी तैयारी साथ साथ में कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जो 12th क्लास पास करके आए हैं ज्योग्राफी से, होम साइंस से या फिर साइंस से, वो इस भर्ती की तैयारी शुरू कर देवे। तो फिलहाल इतना ही रखते हैं, अगले वीडियोज़ में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।